व्हाट्सअप, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज की क्लास है अपनी टीजीटी पनेशा की क्लास नंबर 61। ठीक है ना। बहुत छोटी छोटी और बहुत इम्पॉर्टेंट बातों को, जैसे सिनगेमी किसे कहते हैं, पार्थिनोकार्पी क्या होता है, ठीक है, सेंट्रियोल का क्या काम है, एजाइगोस्पोर में मियोसिस होती है तो कैसे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एपोमिक्सिस या एगैमोस्पर्मी क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस को हमने इस स्लाइड में कवर किया हुआ है। तो बस अब आप सुनते चलना और देखते चलना ध्यान से। नंबर 172 सिनगेमी। सिनगेमी रिफर्स टू द फ्यूजन ऑफ टू ब्रैकेट में ए मेल एंड ए फीमेल ब्रैकेट बंद गैमीट। सिनगेमी का मतलब होता है बेटा फ्यूजन। सिनगेमी का क्या मतलब होता है? फ्यूजन होना। तो जब फ्यूजन होगा तो मेल का तो होगा नहीं, एक मेल का होगा एक फीमेल का होगा। ठीक है, तो सिनगेमी रिफर्स टू ए फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, वन इज मेल सेकंड इज फीमेल। पेरिकार्प क्या होता है बेटा? पेरिकार्प जो फ्रूट होता है उसकी आउटर वॉल होती है। पेरी माने होता है पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब परिधि। ठीक है, तो परिधि से फ्रूट को कौन कवर करता है? पेरिकार्प। जो कुकुरबिट और कोकोनट है ये मोनोइशियस प्लांट हैं। पॉइंट नंबर 174 174 कुकुरबिट और कोकोनट ये मोनोइशियस हैं, ये पूछे गए दोनों इसलिए हमने लिख दिए। जबकि पपाया और डेट पाम ये डायोशियस हैं, ये भी दोनों पूछे गए। ये चारों पूछे गए अलग अलग, तो हमने एक सेंटेंस बना दिया कंबाइन करके कि कुकुरबिट्स कोकोनट्स आर मोनोइशियस वाइल पपाया एंड डेट पाम्स आर डायोशियस। 176 पार्थिनोजेनेसिस किस किस में देखी जाती है? पार्थिनोजेनेसिस किस किस में देखी जाती है? तो रोटीफर्स में देखी जाती है, हनी बी में देखी जाती है और लिजार्ड में देखी जाती है। देखो, जैसे पार्थिनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन, वैसे ही पार्थिनोकार्पी यानी कि अनिषेक फलन। कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? केवल परिभाषा का अंतर है, काम सेम है। अब ध्यान देना जरा, क्वेश्चन नंबर 176 में एक शब्द आया रोटीफर्स। ये बताइएगा हमको आप वीडियो के एंड में कि रोटीफर्स किसे कहते हैं, कौन है, किस प्रकार के जीवधारियों को हम रोटीफर्स की संज्ञा देते हैं। अब बात करते हैं 177 में, कह रहे हैं कि एंडोस्पर्म क्या है। ध्यान देना बेटा, देखो अगर एंडोस्पर्म, जिसको हमने बहुत अच्छे से इससे पिछले वीडियो में बताया था कि बेटा इसको भ्रूण पोष कहा जाता है, जो भ्रूण को पोषण दे वो एंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष कहलाता है। तो बता रहे हैं कि जो एंडोस्पर्म होता है, अगर एंजियोस्पर्म की बात की जाए तो ट्रिपल आईडी होगा। ध्यान देते चलना मेरी बात का, बहुत गौर से सुनना। अगर एंजियोस्पर्म का भ्रूण पोष है, एंडोस्पर्म है, तो ट्रिपल आईडी होगा। और अगर जिम्नोस्पर्म का है बेटा तो हैप्लॉइड होगा। क्योंकि आपको बता दें, जिम्नोस्पर्म में बिफोर द फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म होता है और एंजियोस्पर्म में आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। वो भी कौन सा वाला फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आई बात समझ में? तो एंडोस्पर्म ट्रिपल आईडी होता है किसमें? एंजियोस्पर्म में। हैप्लॉइडी किसमें होता है? जिम्नोस्पर्म में। और एंडोस्पर्म मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? न्यूक्लियर टाइप, सेल्यूलर टाइप और हीलोबियल टाइप। मेनली ध्यान देना बेटा, मेनली कितने प्रकार के होते हैं एंडोस्पर्म? 3 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियर टाइप, ध्यान देना, सेलुलर टाइप और हीलोबियल टाइप। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया? आपका न्यूक्लियर टाइप का हो गया। खत्म काम। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कि 178 नंबर पे एपोमिक्सिस किसे कहते हैं। ध्यान देना, बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी हमने। इट इज ए फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो कि छद्म करता है किसका? लैंगिक जनन होने का। आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि सीड का, बीज का निर्माण होता है निषेचन के बिना, और इसे हम एगैमोस्पर्मी भी कह सकते हैं। 3 बातें बोली, ध्यान से सुनना फिर से एक बार जरा। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एपोमिक्सिस। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन ये छद्म क्या करता है? धोखा दे के बनने की कोशिश क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। अच्छा, क्यों?
क्योंकि सीड का निर्माण हो रहा है, बीज का निर्माण हो रहा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं रहा, निषेचन तो हो ही नहीं रहा। तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है एपोमिक्सिस या एगैमोस्पर्मी। एपोमिक्सिस या एगैमोस्पर्मी। अब भूलोगे तो नहीं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्थिनोकार्पी, देखो अभी इससे पहले हमने जो लिया था, इससे पहले वाली स्लाइड में क्या लिया था, पार्थिनोजेनेसिस 176 नंबर पे। अब आ गया पार्थिनोकार्पी। इट कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस किया जाता है बिना निषेचन के फल का निर्माण करना। आजकल पौधों में क्या करते हैं ये, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो छिड़काव कर दिया जाता है ऑक्सिन तथा जिब्रेलिन का, और ऑक्सिन तथा जिब्रेलिन के छिड़काव मात्र से 20 से 30 दिन के भीतर वो प्लांट, वो पौधा बीजे तथा फल का, जब फल का निर्माण होगा तो बीजे का स्वतः होगा, ठीक है, बीजे तथा फल का निर्माण कर देता है। लेकिन सच्चाई बताएं आपको, ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर जो इस तरह से जो स्प्रे करने से, जैसे आपने ऑक्सिन और जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया, तो जो फ्रूट बनता है उनमें बीजे नहीं बनते। आई बात समझ में? अनिषेक फलन का सीधा सा मतलब यही कि बिना निषेचन के फल। अब जब निषेचन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ओव्यूल नहीं बनेगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो और ये सच्चाई भी है, ठीक है। जैसे आपको बता दें, अब जो पपीता आप लेने जाते हैं वो पार्थिनोकार्पिक पपाया होता है, इसलिए उसमें बीजे कम निकलते हैं। आई बात समझ में? अब जो केले आते हैं, पहले आपने ध्यान दिया होगा, जब आप केले लेके आते थे तो केले, जब आप केला खोलते हो, खाते हो, तो बीच में आपको बहुत छोटे छोटे ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखते थे, वो केले के बीजे होते थे। लेकिन अब क्या होता है, ये पार्थिनोकार्पिक है, उनसे वो बीजे हटा दिए गए। बीजे धीरे धीरे क्या कर दिए गए, रिड्यूस्ड कर दिए गए, छोटे कर दिए गए। अब उनसे नया प्लांट भी आप नहीं बना सकते, ये भी समझ लीजिए। अब समझ में आया कि नहीं? तो पार्थिनोकार्पी किस किस हार्मोन के छिड़काव से आप पौधे में क्रिएट कर सकते हैं? ऑक्सिन और जिब्रेलिन। अब आ जाओ बेटा 180 नंबर पे, 180 नंबर पे बात कह रहे हैं ये सेंट्रियोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम दोनों शब्दों का प्रयोग हो तो आंख बंद करके आप एनिमल सेल लगाना बस। वो पूछेगा कि सेंट्रियोल किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में या एनिमल सेल में? आप बोलोगे एनिमल सेल में। फिर वो पूछेगा क्यों, क्या काम होता है? आप कहोगे कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल का निर्माण करता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट मेक्स स्पिंडल। Centrioles are found mainly in animal cells. They are associated with spindle formation during cell division. ठीक है ना? अब तो नहीं भूलोगे। आगे बढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 181 क्या कह रहा है? ग्लाइकोलिसिस जब प्रक्रिया होती है तो ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में, पायरुविक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, सही बात है, कोई नई बात नहीं मेरे लिए। तो कह रहे हैं कि जब पायरुविक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है। ध्यान देना बेटा, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के दौरान जो ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है, तो पूछ रहे हैं कितने एटीपी का गेन होता है। अगर नेट पूछा जाता, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, 2 क्योंकि खर्च भी होते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल एटीपी के गेन माने जाते हैं। आई बात समझ में? अगर गेन की बात की जाए तो केवल 2 देख लेना प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगर आपसे नेट पूछ रहा है तो 2 ही लगाओगे। कितने लगाओगे? 2। ग्लाइकोलिसिस रिजल्ट इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, कॉमा लगा लो यहाँ पर ध्यान से। फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर गेन्ड इन द प्रोसेस। आप समझो, हम फिर से बता देना। पूरी ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जिसमें ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, अगर आपसे पूछा जाता है कितने एटीपी का नेट गेन होता है, तो आप उत्तर लगाएंगे 2 एटीपी। बस बिना सोचे समझे कितना लगाएंगे? नेट। जब लिखा हो नेट, अंग्रेजी वाला इसीलिए ध्यान, हम कहते हैं कि इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज में जरूर ध्यान दिया करिए।
वहाँ लिखा होगा नेट गेन ऑफ एटीपी, आप लगाओगे 2। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। 182 कह रहा है गोनियोलेक्स प्रोड्यूसेस रेड टाइड। बेटा गोनियोलेक्स एक प्रकार का डायनोफ्लैजिलेट्स है। गोनियोलेक्स क्या है? एक प्रकार का डायनोफ्लैजिलेट्स। समुद्र में क्या करता है ये? समुद्र क्या, आप ये देखोगे जो बीचेस होते हैं, अंदर नहीं, बीचेस किनारे की तरफ, वहाँ पर ये क्या करेगा, इसका पूरा ग्रुप एक इकट्ठा हो जाता है। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि रेड कलर का ज्वार आ गया है, इसीलिए इसको रेड टाइड कहा जाता है। लाल कलर का ज्वार तथा भाटा आ गया। ज्वार का मतलब होता है समुद्र का स्तर, जल स्तर ऊंचा होना, तो किनारे ही तो देखने को मिलता है ये सब ज्वार भाटा। आई बात समझ में? बड़ी बड़ी लहरें आती हैं तो किनारे, तो ये सब उसी के साथ बह के पास में आ जाते हैं। तो गोनियोलेक्स एक प्रकार का डायनोफ्लैजिलेट्स है और ये बल्क में रहते हैं, सब साथ में रहते हैं। कॉलोनियल नहीं होते तो फ्री लिविंग है, अलग अलग रहते हैं लेकिन एक साथ रहते हैं। तो एक साथ रहने के कारण उस किनारे पर बिल्कुल आप देख सकते हो कि बिल्कुल रेड रेड एकदम, बहुत अच्छा लगता है देखने में, बिल्कुल लालिमा सी छाई होगी, तो इसी को कहा जाता है रेड टाइड। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 183 में। फंगस प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट इज माइकोराइजा। अब सुन लो बेटा, माइकोराइजा इज द फंगल एसोसिएशन विद द रूट ऑफ हायर प्लांट। क्या बोला हमने? हमने बोला माइकोराइजा। वैसे भी आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि माइको माने होता है फंजाई और राइजा माने होता है जड़। राइजोइड्स, रूट, ये उसी से बना हुआ शब्द है। बायोलॉजी में राइजा का मतलब होता है, वो भी डबल आर होता है, RRHIZA। राइजा का मतलब होता है जड़, और माइको का मतलब होता है बायोलॉजी में फंजाई, मतलब कवक। ठीक है, तो कह रहे हैं कि फंगस हो और उसका हायर प्लांट की रूट से संबंध हो, ऐसे एसोसिएशन को हम क्या कहेंगे? आप कहोगे माइकोराइजा। और कैसा संबंध होता है? सहजीविता का, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। आई बात समझ में? कैसा रिलेशन होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। आगे देखो बेटा 184 में कह रहे हैं कि जाइगोस्पोर में अगर हम मियोसिस करा देंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा? हैप्लॉइड स्पोर करेगा। बिल्कुल सोचने समझने वाली बात है, क्योंकि जाइगोस्पोर जो होता है मतलब जाइगोट है देसी भाषा में। अगर हम अपने में समझें, मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवा, तो जाइगोट हो गया। समझना क्या हो गया? जाइगोट। और यहीं पर अगर हैप्लॉइड मियोसिस या मियोसिस हो जाए, ध्यान देना मेरी बात को, यहीं पर अगर मियोसिस हो जाए तो जो भी अग्रिम बनेगा, आगे जो भी बनेगा वो हैप्लॉइड हो जाएगा, क्योंकि ओवा हैप्लॉइड, समझना, ओवा हैप्लॉइड, स्पर्म हैप्लॉइड, संयुग्मन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट कैसा? डिप्लॉइड। तो अगर हम जाइगोट में फिर से मियोसिस करा देंगे तो भैया सीधी सी बात है ना, एन बनेगा। तो बस वही है, जाइगोस्पोर में अगर हम मियोसिस करा देंगे तो कैसे प्रोडक्ट या स्पोर कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड। आई बात समझ में? और आज की कक्षा का अंतिम और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम ये 2N होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। हम बता रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभार क्या कहते हैं, देयर इज ए ओव्यूल हैविंग 36 क्रोमोसोम। समझना मेरी बात को, देयर इज ओव्यूल हैविंग 36 क्रोमोसोम, ट्राई टू गिव अस अ नंबर ऑफ, ध्यान देना, ट्राई टू गिव अस अ नंबर ऑफ इट्स गैमीट। अब इतना आपको पता होना चाहिए कि ओव्यूल है तो ओव्यूल 2N हो गया, 2N बराबर 36, तो N बराबर 18, N बराबर क्या हो गया? 18। तो गैमीट कितने हो गए? N बराबर 18। पता नहीं समझ में आपको आया कि नहीं आया, वैसे आ जाना चाहिए क्योंकि ऐसे 2 क्वेश्चन हम पिछली 2 स्लाइड में लगवा चुके हैं। ठीक है ना? तो ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम कैसे होते हैं बेटा? डिप्लॉयड। ठीक है, तो ये थी आज की स्लाइड, आपकी क्लास नंबर टीजी प्रेंशिया की क्लास नंबर 61 कंप्लीट हो गई। और हमको आप वीडियो के लास्ट में बताना, क्वेश्चन नंबर 176 में लिखा है ना कि पार्थिनोजेनेसिस रोटीफर्स में पाई जाती है, तो रोटीफर्स के विषय में बताना कि रोटीफर्स क्या होते हैं। ठीक है ना? बाकी आपको सब समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।